एक बिजनेस एंटिटी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए हर साल अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज करती रहती है। कंपनी है एक्स लिमिटेड, जिसने अपनी फिक्स्ड एसेट्स को डिप्रिशिएट करने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज किया है। सेम कंपनी नेक्स्ट ईयर क्या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करके अपनी एसेट्स को डिप्रिशिएट कर सकती है, और इन अदर वर्ड्स क्या वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करके अपनी एसेट्स पर डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकती है? क्या ऐसा करना अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेजिटिमेट है या नहीं? सो लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक थ्योरेटिकल टॉपिक है अकाउंटिंग का, बट दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसी टॉपिक पर पूरी की पूरी अकाउंटिंग प्रैक्टिस बेस्ड है। जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रैक्टिस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए और उसको प्रेजेंट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज इस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिपेंड करती हैं। और अगर इस सेट ऑफ प्रैक्टिस को फॉलो नहीं किया गया तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस शो नहीं करेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एक तरह का प्रोसेस होता है जो कि डिजाइन किया गया है इसलिए ताकि जो अकाउंटेंट्स हैं वो इस प्रोसेस को फॉलो करके कंपनीज के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, उसको एनालाइज करें, उसको इंटरप्रेट करें और उसको अपनी फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करें। तो ये प्राइमरी मोटिव है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बनाने का। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज अ प्रोसेस टू रिकॉर्ड, इंटरप्रेट एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को सही तरह से फॉलो नहीं किया गया तो कंपनीज को बहुत लॉसेस सफर करने पड़ सकते हैं। हमारा सबसे पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है ये लॉन्ग पीरियड के लिए स्टेब्लिश हुआ है। अगर कोई भी अपोजिट सिचुएशन नहीं होती है, इसका यही रीजन है कि जो हमारी एसेट्स होती हैं उनको हम अपनी बैलेंस शीट पे हिस्टोरिकल कॉस्ट पर शो करते हैं। सपोज एक कंपनी है वाई लिमिटेड, जिसने अपने एस्टेब्लिशमेंट के टाइम एक एसेट्स परचेज की थी। सपोज प्लांट एंड मशीनरी लिया था फॉर जस्ट रुपीज 2 लाख, लेकिन नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू इन्फ्लेट हो जाती है, उस एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है मार्केट में। अब सेम एसेट्स मार्केट प्राइस में हो जाती है 2,50,000, लेकिन जो वाई लिमिटेड है वो अपनी एसेट्स को अपनी बैलेंस शीट में उसी प्राइस पर शो करेगी जिस प्राइस पर उसने उस एसेट्स को अक्वायर किया था, विच इज 2 लाख रुपीज। कॉन्सेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहता है कि कंपनीज को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग मेथड्स में ये चेंजेस करते हैं तो उनको ये प्रॉपरली अपने बैलेंस शीट के फुटनोट्स में डिस्क्लोज करना चाहिए। सो आई होप कि आप कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी भी समझ गए होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड कॉन्सेप्ट, विच इज, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि कंपनीज को अपनी सेल उस टाइम रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए जब उसे अर्न कर लिया गया हो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ओनर है वो अपने बिजनेस से सेपरेट है, उसका बिजनेस सेपरेट एंटिटी है उससे, इसीलिए जो ओनर्स का कैपिटल होता है वो हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। वो लायबिलिटी क्यों है, एसेट्स क्यों नहीं है? क्योंकि उसके ऊपर उसको बिजनेस को अपने ओनर्स को रिपे करना है, इसीलिए वो अमाउंट, ये कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है और उसे लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज को अपनी रेवेन्यूज को और एक्सपेंस को सेम अकाउंटिंग पीरियड में शो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने कोई प्रोडक्ट सेल किया है 5,000 रुपीज का, जिसमें कि उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई है 1,000 रुपीज। तो 5,000 जो है तो वो कंपनीज के लिए रेवेन्यू है और जो 1,000 रुपीज है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है। सो इन दोनों चीज को कंपनी सेम अकाउंटिंग पीरियड में कंसीडर करके अपनी अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगी। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट
ये स्टिपुलेट करता है कि कंपनीज को अपने एक्सपेंस को और रेवेन्यूज को उस टाइम रिकॉर्ड कर लेना चाहिए जब उसे अर्न कर लिया गया हो और उसका जो अमाउंट है उसे रियलाइज कर लिया गया हो। सो दिस इज व्हाट अकाउंटिंग रिकॉग्निशन इज ऑल अबाउट। जैसा कि हम जानते हैं, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि कंपनीज या बिजनेस एंटिटीज लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करती हैं, बट इट डजेंट मीन इस पीरियड के ड्यूरेशन में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज नहीं करेंगे। तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं। तो उसी इन पीरियड के बीच में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है हमको बिजनेस में, उसको एनालाइज करने के लिए, उसको पता करने के लिए हम यूज करते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का। इसमें हम क्वार्टरली बेसिस पर, हाफ ईयरली बेसिस पर और एनुअल बेसिस पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एनालाइज करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें एक्चुअल जो बिजनेस पोजीशन है वो पता चल सके। एज पर द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, हम अकाउंटिंग बुक्स में उन्हीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हो, जिसके अकॉर्डिंग हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट होंगे। वन विल बी डेबिट एंड द अनदर वन विल बी क्रेडिट। सपोज एक कंपनी जिसने की बैंक से लोन लिया है, तो बैंक के लोन लेने से उसके दो अकाउंट इफेक्ट होंगे। फर्स्टली उसका कैश उस अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कैश जो है तो एसेट्स का पार्ट होता है, करंट एसेट्स होती है, तो कैश हमारी इंक्रीज हो जाएगी। उसी तरह ऑन दी अदर हैंड हमारी जो लायबिलिटी है इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो बोथ अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड एज पर दिस कॉन्सेप्ट। Our next and the last accounting concept is historical cost concept. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो भी हम एसेट्स परचेज करते हैं उसको हम अकाउंटिंग बुक्स में उसकी ओरिजिनल प्राइस पर शो करते हैं। स्टूडेंट, जो सबसे पहले एडवांटेज है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का वो ये है कि हमें कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। जब कंपनीज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती हैं तो वो अपने अकाउंटिंग मेथड्स में, अकाउंटिंग पॉलिसीज में ओवर द टाइम कंसिस्टेंट रहती हैं और ये कंसिस्टेंसी शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स और जो भी पार्टीज हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होती है। सेकेंड एडवांटेज इज कंपेरेबिलिटी। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कंपनीज या बिजनेस एंटिटीज को कंपेरेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कंपेरेबिलिटी इन द सेंस कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं या क्रेडिटर्स होते हैं वो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ईयर बाय ईयर कंपेयर कर सकते हैं, जो कि इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि कंपनीज ने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को ड्यूली फॉलो किया है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एडवांटेज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बिजनेस एंटिटीज को ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करती हैं, जिसकी हेल्प से इन्वेस्टर्स और जो भी पार्टीज हैं वो उन तक सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल होती हैं। सो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस एक तरह के प्रिंसिपल्स होते हैं जो ये प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को कि उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या प्रैक्टिस करके उसको प्रिपेयर करना है और उसको प्रेजेंट करना है। जिस सेट ऑफ प्रैक्टिस को, जिस प्रोसीजर को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स गाइड नहीं कर पाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, उस सेट ऑफ प्रैक्टिस को ये अकाउंटिंग कन्वेंशंस गाइड करते हैं और ये टोटल अकाउंटिंग कन्वेंशंस एक्सपीरियंस पर और प्रैक्टिस पर बेस्ड होते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं और हर एक अकाउंटिंग कन्वेंशंस के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सो लेट्स गो। सो द फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग इज द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एक प्लेइंग सेफ की पॉलिसी प्रोवाइड करता है और कंपनीज को सजेस्ट करता है कि उनको अपने एक्सपेक्टेड लॉसेस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉसेस का प्रोविजन करंट पीरियड में ही मेंटेन कर लेना चाहिए, वेयर एज उनको जो फ्यूचर में गेन्स होने वाला है उसका कोई प्रोविजन नहीं बनेगा। यही रीजन है कि कंपनी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को मेंटेन करके चलती है क्योंकि वो एक्सपेक्टेड लॉस है। सेकेंड कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी के अकॉर्डिंग कंपनीज उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी जो कि मटेरियल है। मटेरियल इन द सेंस कि उन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से कंपनी की डिसीजन मेकिंग को एंड कंपनी की पॉलिसीज को इफेक्ट पड़ सकता है। सपोज
$1 मिलियन की कंपनी है और अगर उसको $1,000 का कोई लॉस होता है, उस लॉस को कवर नहीं करेगी। जबकि अगर उसी सेम कंपनी को $50,000 का कोई लॉस होता है तो कंपनी उसको कंसिडर करेगी, क्योंकि वो मटेरियल नेचर का है और उस लॉस से कंपनी की डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट पड़ेगा। तो ये था हमारा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंपनीज को ईयर बाय ईयर अपनी पॉलिसीज में, अपने मेथड्स में कंसिस्टेंट रहना चाहिए। एंड द लास्ट इज द कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑल द नेसेसरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना चाहिए, सो दैट जो शेयर होल्डर्स हैं और अदर पार्टीज हैं वो इससे यूजफुल इंफॉर्मेशन गेन कर सकें। सो आई होप कि कन्वेंशंस भी आपको क्लियर हो गए होंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशंस के भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, सच एज अकाउंटिंग कन्वेंशंस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ईयर बाय ईयर कंपनीज अपने मेथड्स में, अपनी पॉलिसीज में कंसिस्टेंट रहती हैं। तो इससे क्या होता है, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी का, वो रिलायबल होता है। शेयर होल्डर्स और अदर पार्टीज उसके ऊपर रिलाई करती हैं या उसके ऊपर भरोसा करती हैं। और सेकंड एडवांटेज ये होता है कि अकाउंटिंग कन्वेंशंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करते हैं। यूनिफॉर्मिटी में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि उसमें कंपेरेबिलिटी होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंसिस्टेंसी होती है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट अप डाउन्स नहीं होते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज में अगर इन अकाउंटिंग कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है। सो आई होप कि आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर जो था इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग, उसको कवर किया था। अगर आप सबने उस चैप्टर को अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो कर दूंगा। आई होप कि आप सबको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में इसको सर्कुलेट कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे को भी इसका बेनिफिट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।